कल हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट फंक्शन। कैसे निकाला था कल टोटल कॉस्ट फंक्शन? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आज पढ़ेंगे रेवेन्यू फंक्शन। जब रेवेन्यू आ जाएगा तो प्रॉफिट भी समझ आ जाएगा। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू मतलब कितना पैसा आया, कॉस्ट कितना पैसा खर्चा हुआ, और इनका डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट। रेवेन्यू फंक्शन एक्स इंटू पी। पी क्या चीज थी? पी बी द प्राइस पर यूनिट। तो ये पी एक्स रटो मत, यूनिटरी मैथड लगाओ। एक यूनिट के पी रुपए मिले रेवेन्यू, तो एक्स यूनिट बिकने के बाद कितना रेवेन्यू आएगा? एक्स इंटू पी। तो क्रैम नहीं करना है फॉर्मूला कि रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्स पी। एवरेज रेवेन्यू बिल्कुल कल वाली चीज। एवरेज रेवेन्यू का सिंबल ए आर। रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्स, तो पी को ही एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कल एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली थी? कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। तो आज एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाला? रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्स। अच्छा, इन्होंने ये लाइन भी लिखी है, एवरेज रेवेन्यू इज द सेम एज प्राइस पर यूनिट। पी को ही एक तरह से एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। प्रॉफिट फंक्शन के लिए सिंबल पी एक्स यूज होता है, और कुछ राइटर पाई, पाई इरेशनल नंबर पाई भी यूज करते हैं। तो यदि बोर्ड ने कहीं भी यूज कर लिया, क्वेश्चन छोड़ के मत आना कि मैम हमें नहीं पता था पाई एक्स क्या चीज है। प्रॉफिट फंक्शन, रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन माइनस करके प्रॉफिट फंक्शन आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट हमेशा की तरह पी एक्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्स, या कह लो एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस एट ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाता है, या कह सकते हैं प्रॉफिट जीरो हो जाता है। बड़ा है इको में ब्रेक इवन पॉइंट। कुछ ने गर्दन ऐसे हिलाई, कुछ ने ऐसे हिलाई। इको तो सबने पढ़ी है, रजत ने नहीं पढ़ा। ओके, एक बार रीडिंग लेना जरा। यूजुअली कंपनीज इनकर कैपिटल कॉस्ट, दे आर इन लॉस व्हेन द प्रोडक्शन इज लो। प्रोडक्शन लो है तो लॉस में जा रही है। हाउ एवर जैसे ही प्रोडक्शन और सेल दोनों चीज बढ़ जाएंगी, एवरेज कॉस्ट कम्स डाउन एंड बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट कंपनी स्टार्ट्स मेकिंग प्रॉफिट। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, मान लो 10 यूनिट बनाने के बाद प्रॉफिट होना शुरू हो गया, बट यदि 2 यूनिट 3 यूनिट बना रहे हैं तो नुकसान में है। बट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट प्रॉफिट बनाना शुरू हो गया। This leads us to break-even point analysis. The break-even point is the level of production where revenue is equal to the total cost of production. तो किसको कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट? जब क्या होना शुरू हो जाएगा? मान लो 35 यूनिट बनाई, 35 यूनिट पे 10 लाख ही रेवेन्यू मिला और 10 लाख ही खर्चा हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस एक्स इज इक्वल टू 35 को क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। अभी एग्जाम्पल्स करके समझ आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट के एग्जाम्पल्स भी हैं और इंपॉर्टेंट भी है। एट ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाता है।
और डिमांड और प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली? डिमांड और प्राइस इनवर्सली, जितनी ज्यादा डिमांड आती है प्राइस उतना ही कम होता चला जाता है। तो यदि असर्शन रीजन में ये पूछ लिया तो मुझे लगता है तुम लोग इको वाले तो सारे आंसर कर ही दोगे, है ना? अब हम सीखते हैं कैलकुलेटिव पोर्शन, क्वेश्चंस ऑन रेवेन्यू। एग्जाम्पल नंबर 1, कॉपी कर हो गया दर? एग्जाम्पल नंबर 1, अ चॉकलेट बार सेल्स फॉर ₹20। तो ये तो पी हुआ, पर यूनिट हुआ, क्योंकि एक चॉकलेट बार 20 रुपए की है। तो अपने आप समझ जाओ कि ये पी हुआ। पी क्या होता है? प्राइस पर यूनिट। एक यूनिट जितने की चीज होगी दैट इज पी। बताइए टोटल रेवेन्यू कितना होगा? यदि 30 बार बेचे तो टोटल रेवेन्यू होता है पी इंटू एक्स। और यदि 30 आर बेचा, 30 बार्स बेची, तो कितने का रेवेन्यू आएगा? 600 का। एक बार बेचने से 20 का रेवेन्यू है, तो 30 बार बेचने से कितने का रेवेन्यू होगा? ये क्वेश्चन नहीं आने का बोर्ड में। सेकंड पार्ट, अब हमें पी और एक्स में एक रिलेशन दे दिया। पी और एक्स में एक रिलेशन दे दिया और हमसे कहा 20 सेट का टोटल रेवेन्यू बताओ और एवरेज रेवेन्यू बताओ। 20 सेट्स का टोटल रेवेन्यू बताओ और एवरेज रेवेन्यू बताओ। रेवेन्यू होता है पी इंटू एक्स। तो व्हेन कितने सेट्स बेचे? 20 सेट्स। तो रेवेन्यू कितना होगा? तो 20,000 -100 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपीज लगा देना आंसर में। 20 सेट्स बेच के इतना रेवेन्यू होगा। और एवरेज रेवेन्यू के लिए जो आंसर आएगा उसे 20 से डिवाइड कर देना। ये दोबारा फॉर्मूला मत बनाना कि पी ही एवरेज रेवेन्यू होता है, चलो पी में दोबारा एक्स को 20 भरते हैं। या तो यहाँ पे एक्स को 20 भर देना, 20 सेट्स का एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, या टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 20। ये 20 हटा दो, जो ब्रैकेट का आंसर है दैट विल बी द आंसर। वही बात हो गई। अभी क्या पढ़ा? पी को ही एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। तो बस एक्स को 20 भरना है, दैट्स ऑल। और रुपीज लगाना मत भूलना। यदि फुल आउट ऑफ फुल चाहिए तो प्लीज यूनिट पे जरा ज्यादा ध्यान दो। तो ये इतना इजी था एग्जाम्पल नंबर 1। अथर्व को भी अपनी बुक के दर्शन करा देना मुझे। एक बार मैं देख लूं तुम्हारे पास बुक है। कल लाए थे क्या? निकाली नहीं यहाँ से जाने के बाद बुक? एग्जाम्पल नंबर 2, फिक्स्ड कॉस्ट मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट भी मालूम है। चलो कल की तरह टोटल कॉस्ट बता दो, लेकिन सबसे पहले प्लीज ये लिख लेना, लेट एक्स यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। दोनों बातें क्यों लिखी? रेवेन्यू में मुझे चाहिए कितनी बिकी, और कॉस्ट में मुझे चाहिए कितनी प्रोड्यूस की। तो हमने क्या मान लिया? एक्स यूनिट प्रोड्यूस की और एक्स यूनिट्स बेची। चलिए टोटल कॉस्ट क्या होता था?
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन हमारा बन जाएगा 18,000 प्लस 550 इंटू एक्स क्यों किया था? क्योंकि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में 550 गिवन है। हमने टोटल कॉस्ट फंक्शन बना दिया। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। डिमांड, ये क्वेश्चन में शुरू में लिख लेते हैं। पी और एक्स का रिलेशन जैसे इसमें दे रखा था, पी और एक्स का रिलेशन, इसका नाम है डिमांड फंक्शन। पी और एक्स का रिलेशन, फाइंड द ब्रेक इवन वैल्यूज। ब्रेक इवन वैल्यूज के लिए पहले मुझे रेवेन्यू फंक्शन लिखना पड़ेगा जो होता है एक्स इंटू पी। तो ये जो पी है इसको एक्स से मल्टीप्लाई, ये बन गया रेवेन्यू फंक्शन। अब वो भाषा लिख दो। एट ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाता है, जिस वजह से नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसी हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है। अरे भाई क्वाड्रेटिक बन गई। करो भाई, इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बनाओ, किसी कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करके मुझे स्टैंडर्ड और सिंपल क्वाड्रेटिक बना के दे दो। यस आदित्य। नहीं, आंसर बोल दे। और भी कुछ मांगा है? बस यही मांगा है, फाइंड द ब्रेक इवन वैल्यूज। यदि 8 यूनिट बनाई गई और बेची गई तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और यदि 15 यूनिट बनाई गई और बेची गई तो भी फैक्ट्री में, तो भी बनाने वाले को नो प्रॉफिट नो लॉस। कई क्वेश्चंस में है, यदि ये क्वाड्रेटिक बनेगी तो दो वैल्यूज आएंगी आएंगी। हाँ, यदि एक एक्स नेगेटिव आ गया तो रिजेक्ट हो गया, तो ऐसा होता हो। आद्विका, आज बात नहीं हुई है, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके। इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 3। अभी रुको रिदम। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मिल गई, दो फैक्टर मिल गए। अच्छा, ये तो बने बनाए ही है, 8 और 15। एग्जाम्पल 3 में इन्होंने कॉस्ट और रेवेन्यू बना के ही दे दिया। एग्जाम्पल 2 में कॉस्ट फंक्शन भी हमने ही बनाया और रेवेन्यू फंक्शन भी हमने ही बनाया। बट एग्जाम्पल 3 में कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन इन्होंने बना के दिए। पहले कहा ब्रेक इवन वैल्यूज बताओ, फिर कहा एक्स की वो वैल्यू बताओ जिससे प्रॉफिट हो, फिर कहा एक्स की वो वैल्यू बताओ जिससे लॉस हो। ओके, ब्रेक इवन के लिए तो पार्ट 1 ऐसे ही कर दीजिए। एट ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बता दो। एक्स स्क्वायर 50 उधर गया, माइनस के 45x। एक्स के दो आंसर बता दो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइज। हाँ, पार्ट 1 डन।
10 और 35 दो ब्रेक इवन पॉइंट है। एक्स की वो वैल्यूज बताइए कि कंपनी को प्रॉफिट हो। प्रॉफिट तभी हो सकता है जब रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होगा, वरना प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं है। रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट। अच्छा, सेम क्वाड्रेटिक बन जाएगी, लेकिन इसको उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो यानी क्वाड्रेटिक की तरफ नोक इनइक्वालिटी साइन का कॉर्नर आएगा इनइक्वालिटी की तरफ। तो यदि मैं इसको इधर ले आऊं और इसके फैक्टर मैं पार्ट 1 से कॉपी कर दूं, दोबारा फैक्टर ना करूं, तो ये कॉर्नर बनाना मत भूल जाना। यदि साइन गलती से ये ले लिया, सारी कहानी बदल जाएगी। अब 6.2 हमने पढ़ रखी है, हमें 6.2 आती है, तो नंबर लाइन का कौन सा टुकड़ा लूं कि प्रोडक्ट नेगेटिव हो? तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ इसका? अब देखो, दो दो ब्रेक इवन पॉइंट भी हो सकते हैं इसका मतलब, यानी 11 यूनिट बनाई, 12 यूनिट बनाई, 32 यूनिट बनाई, तब भी प्रॉफिट में है। 35 से ज्यादा यूनिट बनाई तो भी लॉस में जा रही है, 10 यूनिट से कम बनाई तो भी लॉस में जा रही है। तो दो ब्रेक इवन पॉइंट जैसे इस क्वेश्चन में निकले थे, दो ब्रेक इवन पॉइंट। तो प्रॉफिट कब कब होगा? यदि कंपनी ने 10 यूनिट और 35 यूनिट के बीच में प्रोडक्शन किया, वो बात अलग है, कब ज्यादा प्रॉफिट कब कम, बट प्रॉफिट होगा। तो एक रेंज मिल गई आपको, रेंज 10 और 35 के बिटवीन इक्वल नहीं है, क्योंकि यदि गलती से इक्वल लगा दिया तो आपने नो प्रॉफिट का केस भी ले लिया, यदि गलती से इक्वल लग गया। अब जो हमने कल पढ़ी और आज पढ़ी, इन दोनों एक्सरसाइजेज का यूज कल वाली एक्सरसाइज में होगा, और उसमें मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी इंक्लूडेड है। कल कॉस्ट और रेवेन्यू के ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू कब इंक्रीज हो रहा है, एक्स की वैल्यू बताइए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और कॉस्ट और रेवेन्यू, सब कुछ इंक्लूडेड है 6 पॉइंट लास्ट 8 में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। थर्ड, अब देखो, लॉस के लिए मुझे ओरल पता चल रहा है, तो तुम यदि पार्ट 3 इंडिपेंडेंट आया तो पूरा करना। रेवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट, चलो पूरा ही कर लेते हैं। रेवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट। अब क्वाड्रेटिक की तरफ इनइक्वालिटी का मुंह खुला हुआ है, प्लीज ध्यान रखना कि ये साइन उल्टा पुल्टा हो गया तो तुम दोनों आंसर उल्टे पुल्टे कर दोगे। नंबर लाइन का वो टुकड़ा जब प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, इसका मतलब 10 से कम यूनिट बनाई या 35 से ज्यादा यूनिट बनाई तो घाटे में जाएंगे, देयर विल बी अ लॉस। एग्जाम्पल 3 के बाद जो नोट है, उस नोट को रीड करना है। आफ्टर एग्जाम्पल 3 देयर इज अ नोट कि मार्केटिंग कुछ इस तरह करनी चाहिए कंपनी को कि डिमांड 10 और 35 के बीच में आए, वरना कंपनी लॉस में जाएगी। और 35 की डिमांड आई तो नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना पैसा गवाया उतना ही आ जाएगा। 10 की डिमांड आई तो नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी कि डिमांड 10 और 35 के बीच में सीमित रहे, जिससे कंपनी प्रॉफिट में रहे। पढ़ लो एक बार पैराग्राफ, आपको समझाने के लिए ही एमएल अग्रवाल ने ये नोट दिया है। एग्जाम्पल 4 सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 2024।
बहुत इजी, मुझसे पहले ही कर लोगे आप एग्जाम्पल 4। A company produces a commodity, 24,000 is the fixed cost. ओके, यूनिट प्रोड्यूस लेटर एक्स पूरे क्वेश्चन में नहीं है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा लेट एक्स यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। चलिए भाई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट साफ साफ दे रखी है 24,000। वेरिएबल कॉस्ट के लिए इन्होंने कहा है 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो पहले मुझे टोटल रेवेन्यू पता कर लेना चाहिए था। टोटल रेवेन्यू होता है P इंटू एक्स, और क्वेश्चन में P है 8, तो टोटल रेवेन्यू हो चुका है 8x। अब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल पाऊंगी 2x। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी है, इन्हें ऐड कर कर ये मिल गया कॉस्ट फंक्शन, और ये रहा रेवेन्यू फंक्शन। अब एग्जामिनर कुछ भी मांग ले, ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट फंक्शन, एक्स की वैल्यू नहीं मांग रहे हैं, तो एट ब्रेक इवन पॉइंट्स रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनी, तो ये तो और ज्यादा सिंपल हो गया। $4,000 इज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट फंक्शन, ये नहीं पूछा कितने यूनिट बिकने पर प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन। खाली पी लिखोगे तो भी ओके है, पी एक्स लिखोगे तो भी ओके है। तो एग्जाम्पल 4 इतना ही इजी था। एग्जाम्पल नंबर 5 में उन्होंने बोला है डिमांड फंक्शन इज लीनियर। तो अभी कौन से क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन पी और एक्स के रिलेशन को डिमांड फंक्शन बोला था, तो यहां मैं अपनी मर्जी से डिमांड फंक्शन को a प्लस बी एक्स ले लेती हूँ।
जैसे कल, या कल एग्जाम्पल 3, कॉस्ट वॉज लीनियर फंक्शन, तो आपने कॉस्ट को क्या ले लिया था, ए प्लस बी एक्स। तो आज पी को क्या ले लो, ए प्लस बी एक्स। अब ए और बी निकालने के लिए जरूर कुछ गिवन होगा, जरूर कुछ गिवन होगा। 2000 यूनिट, प्राइस है 8। यदि प्राइस 8 हुआ तो 2000 यूनिट बिकेंगी। अरे हाँ, इसका मेरा जो एक्सपीरियंस है, कॉपी चेकिंग में मुझे एक्स की जगह पी भर दिया बच्चे ने और पी की जगह एक्स, और 3 नंबर में से 0, और बाद में अपना सिर पकड़ के बैठ गया। बच्चे को पता था कि प्राइस पर यूनिट पी है और कितने यूनिट बिकी वो एक्स है। जल्दबाजी में या माइंड डिस्टर्ब हो जाता है उस टाइम, उल्टा पुल्टा भर दिया। तो जरा सावधानी से भरना। नेक्स्ट कंडीशन, यदि 3000 यूनिट बिकी तो प्राइस इज 4। बस एलिमिनेशन, ए और बी फाइंड करना, डिमांड फंक्शन तैयार। जब आपके पास पी है तो वो रेवेन्यू मांगेंगे तो रेवेन्यू निकाल देना। क्वेश्चन गलत है? हाँ, बिल्कुल, एक्स की जगह ही भरेंगे। यू आर राइट। फाइंड द डिमांड फंक्शन एंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन, यही मांगा है। पी की वैल्यू एंड रेवेन्यू। पी आ गया तो रेवेन्यू आ जाएगा, पी एक्स। इसी को कह रही थी मैं, माइंड डिस्टर्ब होना। क्या बोल रही हूँ, एक्स की जगह 2000 भरना, एक्स की जगह 2000 भरना, इसको कहते हैं वो माइंड डिस्टर्ब वाली पोजीशन। चलो अब डिसाइड करवाओ। यस, अब हम शुरू करते हैं 6.8, जिसमें हमें पढ़ना है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। और कई बार डिस्कस हो चुका है। मार्जिनल कॉस्ट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। पुट द हेडिंग मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। कॉस्ट के डेरिवेटिव को
मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के डेरिवेटिव को मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कहते हैं। ये एमसीक्यू 2023 में आया था। रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, और ऑप्शन टिक करने थे। तो हम डिराइव कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है, फिर उसे याद कर लेंगे। और यदि भूल गए तो एग्जाम में डिराइव कर लेंगे और फिर ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। डेरिवेशन, मार्जिनल रिलेशन बिटवीन, इन्होंने मार्जिनल एवरेज कॉस्ट भी है इसमें। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट क्या है, ऊपर वाला फॉर्मूला लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली थी कल, शॉर्ट में सी अपॉन एक्स लिख लेते हैं, कोशेंट रूल। एक्स एज इट इज, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव, सी कांस्टेंट नहीं है, सी कॉस्ट है, एक्स का फंक्शन है, तो जीरो कर दो। फिर मैं क्वोशिएंट रूल लगाती क्यों यदि सी कांस्टेंट होता, माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, डीसी ओवर डीएक्स को क्या लिख सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट, और ये कॉस्ट है और ये एक्स स्क्वायर है। तो ये बन गया रिलेशन। इस रिलेशन में कौन कौन है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट भी है, मार्जिनल कॉस्ट भी है, और कॉस्ट भी। तो डायरेक्ट तो क्या ही याद करना, बना लेना एग्जाम में। चार ऑप्शन में आपको कितना भी पजल कर दें, आप इस वाले ऑप्शन पे टिक कराना। रिलेशन बिटवीन, अच्छा इन्होंने आगे भी कर रखा है, एक मिनट ये देखो, एवरेज कॉस्ट तो इसमें आई ही नहीं। अब बताओ ऐसा क्या करूं एवरेज कॉस्ट भी इसमें आ जाए, आप ही बताओगे, बहुत इजी है। ऐसा क्या करूं कि एवरेज कॉस्ट इस रिलेशन के अंदर कहीं से आ जाए, हाँ जी, डिनोमिनेटर को इसके नीचे भी भेज दो और डिनोमिनेटर को इसके नीचे भी भेज दो। अब क्या करूं, यस, एक्स से एक्स कट गया, मार्जिनल कॉस्ट अपॉन एक्स माइनस एवरेज कॉस्ट अपॉन एक्स, और इन्होंने एक्स को बाहर बिठा रखा है, इनके जैसा सुंदर बना देते हैं। मैंने ये पढ़ा ही नहीं। कॉस्ट नहीं चाहिए मुझे रिलेशन में, क्या हेडिंग है, मार्जिनल कॉस्ट होनी चाहिए रिलेशन में, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। तो ये इनके बीच में रिलेशन बन गया। और हमें जब ये पूरा करना आ गया तो जहां एग्जामिनर ऑप्शन में जहां रुक रहा होगा उस पर टिक कर देना। सिंपल क्वोशिएंट रूल लगा है। सिंपल सी अपॉन एक्स को एवरेज कॉस्ट कहते हैं, डीसी अपॉन डीएक्स को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि ट्रिकी है कैसे याद रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर, रेवेन्यू के डेरिवेटिव को मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। अब दो तीन स्टेप छोड़कर एग्जाम्पल 1 पे आ जाओ। इसमें एग्जाम्पल्स में दो तीन कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वो हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट एक जगह होने के लिए ये जगह छोड़ दो, जब मैं कहूंगी वो वाली छोटी हुई जगह निकालिए, तो हम यहाँ पे दो चार कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे। कॉस्ट फंक्शन इन्होंने ही बना के दे दिया। पार्ट 1 में एवरेज कॉस्ट मांगा है, पार्ट 2 में मार्जिनल कॉस्ट मांगा है।
चलो कर दो फटाफट एग्जाम्पल 1। पार्ट 1 में एवरेज कॉस्ट मांगा है। पहले ये डेरिवेशन कर लो, रुक जाते हैं 2 मिनट। कॉस्ट को एक्स से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट आती है, और कॉस्ट का डेरिवेटिव इंटू 3x² इंटू 2x -30 मार्जिनल कॉस्ट आती है। ये कहने की जरूरत है 6.7 इज द होमवर्क, या अंडरस्टूड है? कोई कोई बच्चा अगले दिन आके कहता है होमवर्क तो दिया ही नहीं था। तो कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं। कॉस्ट फंक्शन इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स। अब जरा स्मॉल सी को ठीक से स्मॉल सी बनाना, क्योंकि कैपिटल सी इज यूज फॉर कॉस्ट एंड स्मॉल सी इज अ कांस्टेंट। शो दैट, ये प्रूव करना है, शो करना है। तो एलएचएस आरएचएस अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। टू शो डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट 1/x, ये टू प्रूव है। टू प्रूव में जिस जिसकी नीड है पहले वो निकाल के रख लेते हैं। टू प्रूव में एवरेज कॉस्ट की नीड है और मार्जिनल कॉस्ट की नीड है। मार्जिनल कॉस्ट के लिए कॉस्ट को डेरिवेट कर देते हैं, और एवरेज कॉस्ट के लिए कॉस्ट को एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो ये दो स्टेप हमने एक्स्ट्रा करके रख दिए। अभी ना एलएचएस शुरू की ना आरएचएस, जिस जिस चीज की जरूरत है वो हमने फाइंड करके रख लिया। अब हम एलएचएस उठाएंगे। एलएचएस कह रहा है एवरेज कॉस्ट को डेरिवेट करने के लिए। ओके, ए कांस्टेंट बाहर, 1/x का -1/x², बी का 0 और x का 1। ये हो गई एलएचएस। आरएचएस मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट, बी से बी कैंसिल, 2cx में से 1cx माइनस, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, और एग्जैक्टली सेम आ गया, और बना दो सेम। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस आरएचएस में जिस जिसकी रिक्वायरमेंट थी पहले वो दो चीज निकाल दी, तो हमें आधा और आधा तो इस बात का भी मिलेगा। इन केस ये इक्वल प्रूव नहीं हो पाए, कोई सिली मिस्टेक हो गई, तो स्टेप वाइज मार्किंग के मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
यहाँ मत छोड़ के आना, बाद में बता देना हैंस दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव। ये काम टीचर के लिए मत छोड़ना कि देख लो दोनों साइड इक्वल है। ट्री खुद करो, सॉल्यूशन हाइड करो। बिल्कुल सॉल्यूशन मत देखना। बहुत इजी है, बहुत इजी, करिए खुद। पहला पार्ट मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा पार्ट एवरेज कॉस्ट। एक्स से डिवाइड। बस एक बात करनी है मुझे एग्जाम्पल 3 में। इन्होंने देखो क्या वर्ड्स यूज किए हैं, प्रूव दैट। और ये वो वाला प्रूव दैट है जहां मैं रुक गई थी। देखो, जहां मैं रुक गई थी, इसमें मार्जिनल कॉस्ट है और कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट नहीं है। तो वो जो 2 स्टेप पहले, बट यहाँ प्रूव दैट की जगह क्या होना चाहिए था? वेरीफाई। वेरीफाई वर्ड होना चाहिए था। क्यों? इस कॉस्ट फंक्शन को यूज करके इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। प्रूव दैट का तो क्या मतलब है? फिर तो वो डेरिवेशन करो ना, जो हमने अपनी थ्योरी में किया था। वो होता है प्रूव दैट का तो मतलब, थ्योरेटिकली प्रूव करो। वेरीफाई का क्या मतलब होता है? ये जो क्वेश्चन है इसको यूज करके दिखाओ कि ये रिजल्ट ट्रू है। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो यहाँ प्रूव दैट की जगह वेरीफाई होना चाहिए था। हैंस, हाँ, यदि हैंस आ गया तो हैंस का मतलब जो जो ऊपर यूज हुआ है उसको यूज करके इसको प्रूव करके दिखाओ। मतलब जनरल प्रूफ नहीं मांगा है, इस कॉस्ट फंक्शन की मदद से अब फिर वही करना है, एलएचएस आरएचएस। किस किस की जरूरत है एलएचएस आरएचएस में? आरएचएस में तो एमसी की जरूरत है जो निकला हुआ रखा है। एलएचएस में मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। एलएचएस में चाहिए मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, यानी जहां मार्जिनल वर्ड आ जाए, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव। ठीक किया? अभी इसको टच नहीं करते। पता नहीं एलसीएम लू ना लू, पहले आरएचएस देख लू कैसी आ रही है, फिर देख लूंगी इसमें एक दो स्टेप और करने हैं या नहीं करने हैं। तो एलएचएस तो हो गई सॉल्व। एम ए सी एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, और आरएचएस है, चलो आरएचएस में सारी वैल्यूज भर के देखते हैं क्या एलएचएस आरएचएस सेम आ पाएगा क्या।
x इंटू मार्जिनल कॉस्ट माइनस कॉस्ट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ज्यादा घपले में ना पड़ने की बजाय एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे भेज दो। जब एक्स स्क्वायर इसके नीचे गया, एक एक्स कैंसिल हो गया, जो एक एक्स बचा वो इन तीनों के नीचे भेज दो। इतना डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, गलती से बचना, या जैसे आपका मन करे वैसे करो। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को पहले इसके नीचे भेजा, एक एक्स कैंसिल, जो एक एक्स बचा वो इन तीनों के नीचे भेजा, फिर एक्स स्क्वायर को इस ब्रैकेट के नीचे भेज दिया। एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं। 6 माइनस ये बनाना है, ये बनाना है। 6 माइनस 3 माइनस एक्स बाई 3 प्लस एक्स, एक्स में से एक्स बाई 3 घटा दो, दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम बन गई, LHS और RHS। Hence दिस इज इक्वल टू दिस, जरूर लिख देना लास्ट में। तो इस अलजेब्रा को देख के इसे कॉम्प्लिकेट मत कर देना। आप 3 LCM भी ले सकते थे, सारे ब्रैकेट खोल भी सकते थे। क्या कर सकते थे, सारे ब्रैकेट खोलने के बाद एक्स स्क्वायर को सबके नीचे भेज सकते थे। तो जिसने जैसे भी जो जिस भी रास्ते गया है, आंसर तक पहुंचना है। तो यदि ये रिलेशन ये वाला या लास्ट वाला भूल भाल गए तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे किया था डिराइव, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट, सी अपॉन एक्स में कोशेंट रूल लगा दिया था। यस, फोर्थ इज अ गुड वन एंड फोर्थ विल बी द लास्ट एग्जाम्पल। इसमें लेकिन एक ट्रिक लगेगी लास्ट में, ट्रिक से ये बहुत इजी हो जाएगा। कर ले शुरू, चलो। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या चीज है ये, वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट वाई। तो ये वाई क्या चीज है, कॉस्ट। ये जो वाई है ये कॉस्ट है, इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। बड़ी कृपा करी बता के, क्या बताया इन्होंने कि कॉस्ट का डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट होता है। ओके, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, वो जो मार्जिनल कॉस्ट है जो हमें इन्होंने बताया कि इसको डेरिवेट कर दो, मार्जिनल कॉस्ट आएगा, वो मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग प्रूव करना है। आ गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कॉन्टिन्यूसली, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होगा। तो अब पहले मैं निकालूंगी मार्जिनल कॉस्ट जो होता है इसका डेरिवेटिव। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताओ कैसे करते थे। इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स को नेगेटिव दिखाते थे, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट आएगा उसके डेरिवेटिव को नेगेटिव प्रूव करना है फॉर एवरी वैल्यू। ये नहीं प्रूव करना यहां से यहां तक इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग, फॉल्स कॉन्टिन्यूसली। तो एवरी टाइम डिक्रीजिंग प्रूव करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट के डेरिवेटिव को लेस देन जीरो दिखाना है। तो इस क्वेश्चन में कितनी बार डेरिवेट करना पड़ेगा, एक बार। पहले मार्जिनल कॉस्ट तो आ जाए, फिर उसका डेरिवेटिव तय करेगा कि मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है। तो एक बार डेरिवेटिव तो आप करके दे दो। अब देखो एक्स मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल भी कोशेंट रूल भी, प्रोडक्ट रूल भी कोशेंट रूल भी। तो एक काम करो, एक्स को अंदर भेज दो,
किससे बच गए, एक्स को अंदर भेज के। अब प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट क्वेश्चन रूल से तो बच ही नहीं सकते। लगाओ क्वेश्चन रूल। dy ओवर dx को मार्जिनल कॉस्ट कैसे कह दिया मैंने कि मैम y कॉस्ट है, तो y कॉस्ट का डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट ही होगा। 5 का 0, 3 बिग ब्रैकेट के बाहर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का 1। जरा ये ब्रैकेट खोल खाल के मुझे बताना कितना आया। सारा ब्रैकेट ओपन करके डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सारे ब्रैकेट खोलकर क्या आ रहा है, न्यूमिनेटर किसी का नहीं खुला ब्रैकेट। आद्विका आप बता दो न्यूमिनेटर। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 35। और इस 3 का क्या करा, 3 बाहर ही बाहर है। लिखो मतलब। हाँ जी। चलिए ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट। अब सुन लो ट्रिक, कर लेना बाद में, बिल्कुल बुक जैसा कर रही हूँ, चाहे घर पे कर लेना बाद में कर लेना, समझ लो। इसका डेरिवेटिव सोचो जरा, नीचे क्या आएगा, x प्लस 5 की पावर 4, फिर ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, ये एज इट इज, हो तो जाएगा क्वेश्चन। बल्कि तुम घर जाके बिना ट्रिक के करना। अब मैं क्या ट्रिक लगा रही हूं, देखो ध्यान से, और इस ट्रिक का फायदा भी बताना। 35 को तोड़ दिया, क्या फायदा हुआ 35 को तोड़ के, ओके। अब डिनोमिनेटर को भेजना जरा दोनों के नीचे, बताओ क्या फायदा हुआ। जब मैं मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालूंगी, जिसे तुम एफ डैश एक्स कहते थे, कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि मैम इसका नाम एफ एक्स रख लें जिससे इसको एफ डैश एक्स कह सकें, तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की फीलिंग आ जाएगी कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहे हैं, तो वो फीलिंग ले लेना। इसका नाम आप एफ एक्स रख सकते हो, टीचर नंबर नहीं काटेगा कि एफ, हमें तो ये हमारे माइंड में है एफ डैश एक्स नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग, तो वो फीलिंग ले लेना। अब इसका डेरिवेटिव बताओ, 3 बाहर, 1 का 0, 10 बाहर, u की पावर -2 का, -2 u की पावर -3 इंटू एक्स प्लस 5 का। किस चीज से बच गए, क्वोशंट रूल लगाते और फिर न्यूमिनेटर भयंकर आता, उसे सॉल्व करते। आ जाओ अंदर, आ जाओ बेटे, उसे सॉल्व करते। 10 2 जा 20, 3 जा 60। लो भाई, ये मैं कैसे कह सकती हूँ गारंटीड नेगेटिव, कैसे, गारंटीड नेगेटिव। होल क्यूब तो नेगेटिव भी होता है, कैसे कह दिया गारंटीड नेगेटिव। और यदि होल क्यूब नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे गारंटीड नेगेटिव, होल क्यूब है, होल स्क्वायर नहीं है, क्यूब तो नेगेटिव भी होते हैं। कैसे कह दिया गारंटीड नेगेटिव, अरे भाई ये कह दो मैम एक्स प्रोडक्शन है, -2 यूनिट बनाएगी क्या फैक्ट्री, एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्यूब इज ऑलवेज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। तो क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव है, तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट हमेशा गिरेगी, डिक्रीज होगी। अब इन्होंने देखना कुछ रीजन लिखा है, या जो जो, एक मिनट इनके सॉल्यूशन में रीजन देख ले। हाँ क्या लिखा है, टू शो, ये देखो क्या लिखा है जो मैंने बोला, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या लिखा है इसके आगे कि ये नेगेटिव है, क्या गारंटी है नेगेटिव है, आप एक्स की फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो डेरिवेटिव पक्का नेगेटिव है। याद आ गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग।
और जब मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव पक्का नेगेटिव है तो इट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, सो इट विल फॉल कॉन्टिन्यूअसली। कल तो हमें थ्योरी करनी ही नहीं है, कल तो हम सीधा एग्जाम्पल 5 से शुरू करेंगे। देखो, मेरी रिक्वेस्ट ये जरूर मानना, मार्जिन बना के इसको बिना ट्रिक के भी करना, बिना ट्रिक के यही आएगा -60 अपॉन जो मेरा आ रहा है ना, बिना ट्रिक लगाए भी यही आएगा। कि मतलब यदि एग्जाम में ट्रिक क्लिक नहीं हुई, छोड़ के नहीं आना है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ट्रू लगा के आना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करूंगी? ये ये आया डेरिवेटिव, ये तो मार्जिनल कॉस्ट है, इसका डेरिवेटिव निकालना तो पड़ेगा ही। कौन प्रूव कर? बेटे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी, कंफ्यूज हो गए हो। हम डेरिवेटिव को होल स्क्वायर बनाते थे और क्या कहते थे, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ इसका तो डेरिवेटिव इतना भयंकर आ रहा है क्यूब में, इसको कैसे बनाऊं होल स्क्वायर? डेरिवेटिव को ही तो करेगा चेंज, कि डेरिवेटिव को होल स्क्वायर बना देते थे हम, और फिर क्या कहते थे कि देखो डेरिवेटिव होल स्क्वायर है तो इसलिए ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव के साथ ही तो करेगा जो करेगा, डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, नो अदर वे। सॉरी। Thank you.